आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग फास्ट वर्क फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आईएस कोड या आईआरसी में इसके प्रावधान दिए गए हैं, हम जानते हैं कि जो फार्म वर्क होता है किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर का, वो लगभग 35 से 50% के बीच में उसकी कास्ट आती है। जैसा जैसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होगा और जो टाइम कंज्यूम करता है पूरे प्रोजेक्ट का लगभग 60 to 70% यूज करता है। इसलिए फार्म वर्क की डिजाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोजेक्ट के इकोनॉमी में, उसको वायबल बनाने में और उसके डिलीवरी टाइम या उसके कंप्लीशन में इसका बहुत अहम रोल होता है। ड्यूरिंग द बिड ये बहुत ही निगलेक्टेड पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो कभी भी हम कोई बिडिंग कर रहे हैं तो हमको वहाँ फार्म वर्क कैसा होगा, क्या एडपीएसी होगी, इन सब के बारे में एलाबोरेट डिस्कशन करना चाहिए, सो दैट द प्रोजेक्ट कैन बी सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इसकी एक वेल डिजाइन पाथ बिफोर हैंड ही होना चाहिए, सो दैट इट शुड नॉट कम एज ए सरप्राइज ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। और जो शॉर्टकट करते हैं, इसीलिए प्रोजेक्ट में जो फेलियर हो रहे हैं ज़्यादातर बाय गोइंग इन द शॉर्टकट इसमें नहीं हो सकता है, बिकॉज इट इज टेम्पोररी स्ट्रक्चर और जो कि इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हम लोग विल स्टार्ट विद द फास्ट वर्क। ये फार्म वर्क जो होता है ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर है टू प्रोवाइड ए सेफ एंड जो भी डिजायर्ड स्ट्रेंथ है टू दी वेट कंक्रीट। सो फार्म वर्क is a temporary structure structure or mold used for shape and support to concrete until it hardens. Until it hardens. Until it hardens. ये स्टील का हो सकता है, वुड का हो सकता है या प्लास्टिक का हो सकता है। जो भी उस हमको, यदि कोई गर्म चीज के लिए हमको बनाना है और बहुत गर्म है तो हम लोग को प्लास्टिक के लिए अवॉइड करना चाहिए में स्ट्रेंथ लूज, या वुड का हमें कहाँ प्रोवाइड कीजिए, वुड मिल रहा है एरिया में तब तो ठीक है, अदरवाइज इट में कास्ट। एंड स्टील तो ऑल वेदर है, बट इसका जो स्टील में एक ही डिमेरिट है कि इट विल बी हैविंग द वेट, तो इसमें लेबर कास्ट ज्यादा आती है। तो इट कैन बी ऑफ स्टील टू plywood and wood. Third, plastic or any such material which have adequate strength as per design. तो ये तो हो गया कि मटेरियल क्या होगा, और इसका जो प्रोविजन दिया गया है ये है आईएस 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 14687 1999। जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसको रिफर करना है, अभी 1999 का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। आईएस 456 क्लास 11, IRC 87 2018 एंड MORTH के सेक्शन 1500 में इसके बारे में विस्तृत रूप में दिया गया है, जिसको व्हाइल कंस्ट्रक्शन वी नीड टू रिफर। जैसे IS 14687 है, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर 4 स्टोरी का है या 15 मीटर हाइट तक का है, उसमें प्रोविजन दिया गया है, बट एक्सक्लूडिंग द ब्रिजेज। वहाँ स्पेसिफिकली इंट्रोडक्शन में लिख दिया है कि ब्रिज के लिए नहीं होगा। और जो IRC 87 है, दिस कैन बी यूज फॉर द इनेबलिंग और टेम्पोररी वर्क फॉर द ब्रिजेज। मोड्स के सेक्शन 1500 में दिया गया है कि कोई हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या रिक्वायरमेंट है, ये रिफर बैक करता है IRC 87 को एंड IS 456 एंड 14687 को। और IS 456 के क्लास 11 में
टॉलरेंसेस क्या होना चाहिए, स्टिपिंग टाइम क्या होना चाहिए एज पर द ग्रेड कंक्रीट, वो सब इसमें दिया गया है। तो ये एक दूसरे को क्रॉस रिफर करके एक अच्छे फार्म वर्क की डिजाइन की जा सकती है। ये जैसे फार्म वर्क है, प्राइमरी मेंबर, सेकेंडरी मेंबर, ये प्रॉप्स हैं, एजुकेटली सपोर्ट है, ये सब प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। सेफ टू दी वर्कर है। तो जो भी हम लोग फार्म वर्क, वेल डिजाइन फार्म वर्क होने से जो इकोनॉमी है, प्रोग्रेस होगा और सेफ्टी रहेगी, वर्कर्स को रिजिडिटी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। तो हम लोग कंसिडरेबल टाइम व्हाइल वी आर डूइंग द स्ट्रक्चर वर्क, ये कंसिडरेबल टाइम एंड स्पेयर करना चाहिए टू अंडरस्टैंड द फार्म वर्क रिक्वायरमेंट, सो दैट प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जा सके। बहुत हैवी या पुरानी शटरिंग ले करके जिसमें टाइम ज़्यादा जाएगा, दैट आल्सो कास्ट ओवररन में भाग लेता है, जो कि गट फीलिंग से या हम कर ले जाएंगे, इससे काम नहीं चलता है। इट हैज़ टू बी प्रॉपर्ली डिजाइन। तो रिक्वायरमेंट, जो इसकी रिक्वायरमेंट है फॉल्स वर्क की, जो IS 4687 में दी गई है, कि ये पहले ही दिया हुआ है सेफ्टी। तो जो भी हम लोग फॉल्स वर्क की डिजाइन करें, इट शुड बी सेफ टू दी वर्कर एज वेल एज जो भी हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके लिए सेफ होना चाहिए। तो द फॉल्स वर्क shall be planned with safety to construction of structure, safety to प्लान टू सेफ्टी टू कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, जो हम कर सकें उसकी सेफ्टी हो और वर्कर्स की टू कंस्ट्रक्शन सेफ्टी of structure and workers, of structure and workers। तो जो भी हम फार्म वर्क करें, इट शुड बी डायगोनली एंड लेटरली प्रॉपर्ली बेस्ड होना चाहिए। उसका जो सपोर्ट हो, जिसपे वो लोड ट्रांसफर कर रहा है, वो भी एडिक्वेट होना चाहिए, प्रॉपर से भी एक कैपेसिटी होनी चाहिए। और जितना भी इसका क्या कहते हैं हम एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, दे शुड बी प्रॉपर्ली डिजाइन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो इसका बेस है, जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं, तो जो बेस है इट शुड बी प्रॉपर ये जो लोड ट्रांसफर करना चाहिए, शुड बी प्रॉपर्ली, it should properly transfer the load underneath। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जब लोड पड़े तो इंक्लाइन हो जाए या गिव वे कर दे, कि वो लोड ही क्या कहते हैं फेल कर दे। तो इसको प्रॉपर्ली बेस इसका बनाना चाहिए, और जो भी बेस प्लेट है उसको प्रॉपर्ली सिटिंग होना चाहिए। सेकंड, जब भी हमारा पोरिंग या कोई काम ऊपर में हो रहा है, तो उसका जो इंस्पेक्शन हो रहा हो, तो उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। जो भी सुपरवाइजिंग स्टाफ है शुड नॉट गो टू अंडरनीथ द लोड। उसमें कभी भी कोई परेशानी आने पे दैट मे कोलैप्स, और कुछ ऐसी चीजें वहां से टूट के गिर जाए जो कि इंजरी कर दें। तो इट शुड बी एजुकेटली ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कि जब उसकी सुपरविजन नीचे जाके न करें। हम लोगों को जो भी प्रॉप या कुछ भी यूज कर रहे हैं, जो कनेक्शन यूज कर रहे हैं, वहां पे एडिक्वेटली डिजाइंड पिन या नट बोल्ट या जो भी है यूज करना है, न कि कोई टेम्पोररी चीज वहां कर दिया जो कि अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ लोड वो वहां से टूट जाए। या जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कोई स्क्रू गेज यूज किया गया है, जो कि जैसे लोड पड़ा तो नीचे नट के साथ में वो बेंड हो गया और वीक कर देता है स्ट्रक्चर को। तो प्रॉपर्ली होना चाहिए। जो लिटरल ब्रेसिंग है और डायगोनल ब्रेसिंग प्रॉपर्ली और पूरी टाइट होनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी बाइंडिंग वायर से बांध देते हैं या कुछ कर देते हैं, इट्स नॉट बी इन सच वे। पूरा इसको अच्छे से ब्रेसिंग करनी चाहिए। जो भी उसके हम लोगों को टाई करना है प्रॉपर्ली, वो उसको टाई करना चाहिए। और इसकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। जो भी हम फार्म वर्क करें तो उसकी एक प्रॉपर चेकलिस्ट होनी चाहिए। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ दैट, सुपरवाइजिंग अथॉरिटी और जो भी उसके इंचार्ज हैं, वो दे शुड बी
दे शुड कन्फर्म कि हमने इसको काम को जैसा डिजाइन में दिया है वैसा किए हैं, उसकी प्रॉपर चेक करना चाहिए। चेक करने के बाद में एक सर्टिफिकेट टाइप का इशू कर लेना चाहिए कि सो दैट नाउ द पर्सन हु आर वर्किंग अबव दे शुड हैव द कॉन्फिडेंस दैट नीचे जो भी काम किया गया प्रॉपर्ली किया गया। और सबसे फॉरमोस्ट है कि जो फार्मर की ट्रेनिंग है, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, चाहे इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो या जो भी वर्कर हैं उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए किसी भी फार्म वर्क को लेके। हर फार्म वर्क इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उसमें लोडिंग होती है, तो हर फार्म वर्क इम्पॉर्टेंट है। तो द वर्कर्स उसमें जो भी काम कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं प्रॉपर्ली डिजाइन होना चाहिए कि कौन सी क्लैंप लगेगा, स्विvel क्लैंप लगेगा, फिक्स क्लैंप लगेगा, किस साइज की हमारी पाइप होना चाहिए, किस साइज का हमारा प्रॉप है, कितना स्पेसिंग होना चाहिए, हमारी डिजाइन में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, प्राइमरी मेंबर क्या होगा, सेकेंडरी मेंबर क्या होगा, कौन आदमी कहाँ काम करेगा, कौन हाइट पे काम कर सकता है, कौन हाइट पे काम नहीं कर सकता है, प्रॉपर्ली हेड गार्डेड है, ग्लव्स पहने हुए हैं, ये सब उनको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए सो दैट दे कैन सेफली वर्क और जो टेम्पोररी फार्म वर्क बना है वो भी सेफ है। तो फिर है रिजिडिटी एंड डिफ्लेक्शन। जो भी हमारा फार्म वर्क हो दैट शुड बी रिजिड इनफ कि जो उसके ऊपर लोड आ रहे हैं, लाइव लोड, डेड लोड या इंसिडेंटल लोड वाइब्रेशन के द्वारा, कंक्रीट पोरिंग के समय के द्वारा, ये सब उसको बियर करे विदाउट एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। जो भी उसके परमिसिबल डिफ्लेक्शन है उसके अंदर में ही रहे। इसको हम लोग अचीव कर सकते हैं जैसे स्क्रू जैक बॉटम में, टॉप में यू हेड या जो भी उसका हेड स्क्रू जैक है वो प्रोवाइड करने के बाद में जो हमारा प्राइमरी मेंबर है वो एडिक्वेट स्ट्रेंथ का होना चाहिए, जो भी डिजाइन में आया हुआ है पूरा सपोर्ट देने के बाद इसकी लेटरल ब्रेसिंग जब यदि बड़ा है तो उसकी क्रॉस ब्रेसिंग करके ऑल दिस आफ्टर डूइंग, इसको जैसे यहाँ पे ज्यादा बढ़ के आ गया है इसको कट भी नहीं करना है सो दैट हमारा जो हर तरह से रिजिड स्ट्रक्चर हो। यदि हमारा कोई कंक्रीटिंग से लोड आ रहा है या वाइब्रेशन से लोड आ रहा है, ये सब की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो द फार्म वर्क components farm components shall be rigid enough under live load, dead load, incidental load, जो जिस जिस भी प्रकार की कोई लेटरल लोड आ रहा है, जैसे ये पकड़ के उसको प्रेस कर रहा है, लेटरल लोड आ रहा है, कोई भी लोड में वो रिजिड होना चाहिए, वो जो जो डिफ्लेक्शन हो वो विद इन द लिमिट हो। द डिफ्लेक्शन शैल बी द deflection under all loading, deflection under all type of loading, under all type of loading, all type of loading, type of loading shall be loading shall be under permissible limit। आप परमिसिबल लिमिट जो भी डिफ्लेक्शन की परमिसिबल लिमिट दी गई है उससे एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा इतना रिजिड होना चाहिए हमारा जो भी हम फार्म वर्क करें कि वो जो भी लोडिंग आ रही है वो सब लोडिंग को कैटर फार करे और उसमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन न हो। फिर हमारा जो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, फॉल्स वर्क शैल बी ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ। जो हमारा फॉल्स वर्क है वो अंडर ऑल टाइप ऑफ लोडिंग, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो भी पंप का हमारा अटैचमेंट है उसकी एक लोडिंग, एक टेम्पोररी लोडिंग है, ये जो लोग काम कर रहे हैं उनकी लाइव लोडिंग है, पंप की पाइपलाइन की लोडिंग है, और जो कंक्रीट है वो भी सीक्वेंस में चल रही है। हम एक तरफ से कंक्रीट कर रहे हैं तो डिफरेंशियल लोडिंग ड्यू टू दैट है। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज आवर जो भी वाइब्रेशन कर रहे हैं जो भी है, हमारा जो फार्म वर्क है इट शुड हैव एडिक्वेट स्ट्रेंथ, इट शुड नॉट गेट डिफ्लेक्टेड। और वो उसमें ड्यू टू डिफरेंशियल लोडिंग, जैसे हम कंक्रीटिंग यहाँ कर रहे हैं
तो यहाँ से और यहाँ के बीच में वो जो कोलैप्स न कर जाए, मतलब कि प्रोग्रेसिव उसमें फेल्योर ना हो जाए, तो उसकी क्रॉस ब्रेसिंग, उसके जो नीचे सपोर्ट है, क्रॉस ब्रेसिंग सपोर्ट जो ऊपर काम कर रहे हैं, इसकी सेफ्टी और जो इंसिडेंटल छोटी मोटी लोडिंग है, इस सबको उसको जो भी एंटिसिपेटेड लोड है उसको हम लोग बियर करना चाहिए। द फॉल्स वर्क शैल बी ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ एंड so detailed as to withstand all anticipated load, including lateral load, vibration and small incidental load without yielding। कोई भी yielding नहीं होना चाहिए। एनी काइंड ऑफ लोड आए तो उसको हम लोग एट द टाइम ऑफ डिजाइन एडिक्वेटली एंटिसिपेट करना चाहिए कि हमें कौन कौन से लोड आएंगे, और उसके लिए हमको वेल डिजाइन फॉर्मवर्क तैयार करना चाहिए। फिर दूसरा जो फॉर्मवर्क को फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है कि हम जो फॉल्स वर्क डिजाइन करें वो प्रॉपरली प्लेस किया जा सके। यदि हम मैनुअल कर रहे हैं तो उसका वेट इतना होना चाहिए कि हम उसको ठीक से उठा कर कर सकें। ये जब मशीन से कर रहे हैं तो उसके हिसाब से उसकी बूम लेंथ क्या है, वो वहाँ पहुँच पाएगी कि नहीं पहुँच पाएगी, उसके हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। और उसके बाद हमारी जब कंक्रीटिंग हो जाए तो उसका रिमूवल हम उसको कैसे डिसटरिंग करेंगे विदाउट ब्रेकिंग द एजेस। कोई एजेस है उसकी और उसके और कोई उसके साथ में इंजर्ड प्लेट के साथ में जुड़ा न रह जाए, या जैसा भी है हमको उसको पहले वेल थॉट होना चाहिए कि हम इसको फिक्सिंग करने में और रिमूवल करने में हमको कोई दिक्कत न आए। जैसे कि हम लोग यदि हम वी कैन यूज बिगर पैनल्स व्हेन वी आर हैविंग द क्रेन, और वहाँ पे उसको एक्सेसिबिलिटी भी है। यदि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अंदर का काम है, वी कैन नॉट यूज द क्रेन। वहाँ पे जो फॉर्म ऑफ डिजाइन करें वो ऑफ दैट साइज होना चाहिए कि वर्कर्स उसको इजिली डिसटरिंग या रिलीजिंग कर सकें या उसको प्लेसिंग कर सकें। सो विद दिस वी हैव स्टार्टेड इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया है। इसके बाद डेफिनेशंस क्या होते हैं, डिजाइन कैसे करते हैं फॉर्मवर्क की, उसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।